मॉर्निंग, सत श्री अकाल, आदाब, नमस्कार, वणकम, जय हिंद। कैसे हो दोस्तों? मैं हूं आपका अपना डॉक्टर नवनीत कालरा। और आगे बढ़ने से पहले बोल दूं, जिन लोगों ने मुझे सब्सक्राइब नहीं किया है वो भी अब सब्सक्राइब प्लीज़ करना शुरू कर दें। कहते हैं बिना बोलने से कोई सब्सक्राइब करता नहीं है, ऐसा सुना है, लेकिन बहुत सारे लोग कर चुके हैं। थैंक यू वेरी मच। आज का टॉपिक क्या है? आज का टॉपिक शुरू करने से पहले बता दूं, इस बार का फाइब्रोस्कैन कैंप 2 अगस्त को लग रहा है। जिनको भी रजिस्ट्रेशन करना हो मेरे नंबर 9810416762 पे व्हाट्सअप करके मैसेज कर दें। चलिए, आज का टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और आज महाशिवरात्रि भी है, तो आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। टॉपिक यह है कि इस समय इतने हार्ट अटैक हो रहे हैं, लोग गिरे पड़े जा रहे हैं, कोई इधर गिर रहा है, कोई उधर गिर रहा है, तो कोई ऐसे ब्लड टेस्ट भी हैं। 2 टेस्ट तो मैं हमेशा बताता हूँ, इकोकार्डियोग्राफी, सीटी, कोरोनरी एंजियोग्राफी, लेकिन क्या कोई ब्लड टेस्ट भी हैं जो हमें पहले से आगाह कर दें कि भाई आप लोगों में रिस्क ज़्यादा है, आप फर्दर टेस्टिंग करा लीजिएगा। अगर आप सीटी, कोरोनरी एंजियोग्राफी नहीं कराना चाहते तो ये 2-3 टेस्ट मैं बताऊंगा, अगर ये भी इसमें भी कुछ निकल आता है तो फिर आपको जाना पड़ेगा सीटी, कोरोनरी एंजियोग्राफी पे। ठीक है, तो 3 ब्लड टेस्ट हैं जो प्रिडिक्शन करते हैं कि आगे चल के इन लोगों में हार्ट प्रॉब्लम हो सकती है, हार्ट अटैक हो सकता है, क्लॉटिंग हो सकती है, कहीं पे भी हो सकती है क्लॉटिंग। तो 3 टेस्ट तो ये। एक टेस्ट और है, वो हार्ट अटैक के समय एक ब्लड टेस्ट होता है जो कि मैं आपको बताने जा रहा हूँ, वो अलग है। तो 3+1 की स्कीम है, आज सेल चल रही है, तो मैंने सोचा मैं भी सेल लगा दूँ 3+1 की। और चलिए, आपको मिलता हूँ मैं, आप बने रहिए, कहीं ना जाइएगा। मैं भी सेल में कपड़े लेने जा रहा हूँ, हमारे यहाँ भी सेल लगी हुई है। तो बस यूँ गया और यूँ आया, जाना मत। पहला टेस्ट है दोस्तों HSCRP, हाई सेंसिटिव सी रिएक्टिव प्रोटीन। पहले बता दूं CRP क्या होता है, वो भी हम देखते हैं काफ़ी बार बढ़ा हुआ आता है, इन्फेक्शन में बढ़ा हुआ आ जाता है, इन्फ्लेमेशन में बढ़ा हुआ आ जाता है। CRP एक प्रोटीन होती है जो लीवर में बनती है, और जब बॉडी में इन्फ्लेमेशन होता है तो ये बननी शुरू होती है। कोविड के टाइम पे भी हमने बहुत CRP टेस्ट कराए थे, आपने देखा होगा। उसके साथ साथ हमने ये देखा था कि CRP कम हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है, तो उससे पता चलता है कि इन्फेक्शन कम हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है। लेकिन HSCRP क्या है? HSCRP हाई सेंसिटिव सी रिएक्टिव प्रोटीन है। ये बहुत लो लेवल जो सी रिएक्टिव प्रोटीन है उसको भी डिटेक्ट कर लेता है। तो क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन में जहाँ पे बहुत CRP नहीं बढ़ी आती, तो वहाँ पे HSCRP कराते हैं, हाई सेंसिटिव सी रिएक्टिव प्रोटीन। ये अगर नॉर्मली 1 से 3 के आसपास होता है, अगर 3 से ज़्यादा है तो ये इंडिकेट करता है, स्पेशली ये देखो, HSCRP भी बढ़ सकता है दूसरी बीमारियों में भी, जैसे इन्फेक्शन में, ऑटो इम्यून डिजीज में, सर्टेन कैंसर में भी बढ़ सकता है। लेकिन जिन लोगों को फैमिली हिस्ट्री है, जिन लोगों को हाई शुगर है, कोलेस्ट्रॉल है, ब्लड प्रेशर है, उन लोगों में ये टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट साबित हो सकता है, HSCRP हाई सेंसिटिव सी रिएक्टिव प्रोटीन। क्योंकि अगर ये बढ़ा हुआ है तो ये बताता है कि आप में रिस्क थोड़ा ज़्यादा है। हालांकि मैं फिर बोल दूं, ये 100% एक्यूरेट टेस्ट नहीं है, लेकिन फिर भी काफ़ी हद तक आपको कुछ आगाह कर सकता है, जैसे कि आप संभल जाएं। तो अब जिन लोगों को भी इस तरह की हिस्ट्रीज हैं, हाई रिस्क वाले हैं, वो अपना HSCRP जरूर करा के देखें। तो 3 से नीचे होना चाहिए, 1 से 3 के बीच में है तो एवरेज रिस्क है, लेकिन 3 से ऊपर है तो ज़्यादा रिस्क होता है। ठीक है, और उसकी मैं पूरा यहाँ पे आपको लिख के भी भेजूंगा, जिससे आपको कन्फ्यूज़न ना हो, उसकी यूनिट वगैरह क्या है। थैंक यू वेरी मच। अगला वो देखते हैं, अगला मार्कर क्या है। दोस्तों, मैं एक चीज़ आपको बताना भूल गया HSCRP के बारे में, कि ये मान लो किसी को हार्ट अटैक हो जाता है और वो ये देखना चाहता है कि उसको दोबारा हार्ट अटैक होने का कोई चांस तो नहीं है, तो उन लोगों को भी HSCRP जरूर कराना चाहिए। वहाँ से भी आइडिया लग जाता है कि इस पेशेंट को सेकंड हार्ट अटैक होने का भी चांस है या नहीं है। ठीक है, लेकिन फिर बोल दूँ, HSCRP बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक टेस्ट नहीं है कि आप किसी का बड़ा हुआ आ गया और रोना पिटना मचा दिया, सर मेरा HSCRP ज़्यादा आ गया, ज़्यादा आ गया। मैंने फिर बोला, HSCRP भी कुछ और इन्फेक्शन में भी बढ़ सकता है, इन्फ्लेमेशन किसी और रीज़न से वहाँ पे भी बढ़ सकता है, ऑटो इम्यून डिजीज़ में भी बढ़ सकता है, लेकिन फिर भी एक अच्छा टेस्ट है देखने के लिए। ठीक है, तो अपने डॉक्टर को कंसल्ट करना अगर ये बड़ा हुआ आता है, अपने आप रोना पिटना ना मचा देना, कहीं डिप्रेशन में चले जाओ। ठीक है, चलिए अगले टॉपिक पे चलते हैं। और मैं फिर कुछ भूल गया, आज मैं भूलता ही जा रहा हूँ। जब भी सी रिएक्टिव प्रोटीन टेस्ट के लिए जाएं, HSCRP के लिए, हाईली सेंसिटिव CRP के लिए, तो बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज मत करें 1-2 दिन पहले से। ठीक है, तो ऐसा, क्योंकि उसकी वजह से भी ये बढ़ सकता है। तो ठीक है, तो दूसरा टेस्ट है हमारा D-डाइमर टेस्ट। D-डाइमर टेस्ट क्या होता है? एक ब्लड टेस्ट है, जब कोई ब्लड क्लॉट बनता है और क्लॉटिंग डिसऑर्डर को, ये बेसिकली क्या है कि अगर D-डाइमर बढ़ा हुआ आ रहा है तो ये बताता है कि कोई ब्लड क्लॉटिंग हो सकती है या हुई है। ठीक है, तो बेसिकली कोई ब्लड क्लॉट अगर आपका
डिज़ोल्व होता है, उसकी वजह से जो प्रोटीन बनती है उसी को हम डी डाइमर कहते हैं। तो डी डाइमर पल्मोनरी एम्बोलिज्म, कई बार सांस की नली में अगर थक्का टूट के चला जाए, या कहीं और क्लॉटिंग भी हो सकती है, हार्ट प्रॉब्लम में भी ये बढ़ सकता है। तो ये कहीं कार्डियोवास्कुलर रिस्क को भी बताता है और ब्लड क्लॉटिंग के रिस्क को भी बताता है डी डाइमर। और डी डाइमर एक ऐसा टेस्ट है जो लैब में जाके कराना चाहिए कायदे से, मैं सच बता रहा हूँ। ये सैंपल ले जाने में, उसकी टेक्निक में बहुत सारी एरर आ जाती हैं। और आपने देखा होगा जब हमने कोविड में भी डी डाइमर टेस्ट बहुत कराया था, क्योंकि उस समय भी क्लॉटिंग बहुत हो रही थी कोविड के समय, और कोविड अपने आप में ही एक रिस्क फैक्टर बन चुका है। तो दूसरा टेस्ट मैं डी डाइमर बता रहा हूँ, तो डी डाइमर टेस्ट भी बहुत ज़रूरी टेस्ट है। थैंक यू। डी डाइमर टेस्ट के बारे में एक और चीज़ बता दूं कि जैसे डीप वेन थ्रोम्बोसिस होती है, पैरों में खून जम जाता है, तो वहाँ पे भी ये बढ़ सकता है। मतलब कहीं पे भी क्लॉटिंग हो जाए तो डी डाइमर बढ़ जाता है, और ये इंडिकेट करता है कि आप में कुछ, और बढ़ा हुआ डी डाइमर यही शो करता है कि बॉडी में कहीं क्लॉटिंग का प्रोसेस शुरू हो रहा है या हो सकता है। और डी डाइमर एक हम जब ट्रीटमेंट शुरू करते हैं तो उसके बाद हम डी डाइमर रिपीट भी कराते हैं देखने के लिए कि पेशेंट को रिस्पॉन्स कितना आ रहा है जो हम ब्लड थिनर दे रहे हैं। ठीक है, चलिए तीसरा टेस्ट बताते हैं, होमोसिस्टीन लेवल। ठीक है, होमोसिस्टीन लेवल। होमोसिस्टीन एक अमीनो एसिड होता है, और ये जो बताता है अगर हाई अमीनो एसिड आ रहा है, ये हाई होमोसिस्टीन लेवल आ रहा है, तो ये बताता है कि आप में कार्डियोवास्कुलर प्रॉब्लम होने के, क्लॉटिंग होने के चांसेस जाते हैं। और ये कुछ विटामिन डेफिशिएंसी को भी इंडिकेट करता है, जैसे विटामिन B6, ये जैसे कि विटामिन B12 एंड फोलिक एसिड, तो उनकी कमियों से भी ये बढ़ सकता है होमोसिस्टीन लेवल। तो इसीलिए जिन जिन लोगों का होमोसिस्टीन लेवल बढ़ा हुआ आता है, तो हम उन लोगों को बोलते हैं कि आप विटामिन B6, B12 और फोलिक एसिड जरूर लीजिएगा। तो ये भी एक होमोसिस्टीन भी एक ऐसा ही टेस्ट है जो कुछ हद तक प्रिडिक्शन कर सकता है कि इस पेशेंट में ब्लड क्लॉटिंग होने के चांसेस कुछ ज़्यादा हो सकते हैं, कार्डियोवास्कुलर प्रॉब्लम होने के चांसेस कुछ ज़्यादा हो सकते हैं, स्ट्रोक होने के चांसेस कुछ ज़्यादा हो सकते हैं। लेकिन फिर बोलूँगा कि इन टेस्टों के ऊपर बिल्कुल 100% आंख बंद करके ये मत सोच लो कि मैं तो गया ग्राम। बस दिक्कत यही है कि आप लोग जब पढ़ना शुरू करते हो ना इंटरनेट पे या यूट्यूब पे, फिर आप डर जाते हो, फिर आपको लगता है भाई डॉक्टर साहब ने बोला था मेरा होमोसिस्टीन ज़्यादा आ गया, मैं मरने वाला हूँ, मेरा डी डाइमर ज़्यादा आ गया, मैं मरने वाला हूँ। अबे भाई पहले डॉक्टर से कंसल्ट कर लो, वरना तुम मरने मुरने नहीं वाले हो, तुम्हें बचा लिया जाएगा, तुम्हें कुछ नहीं होने दिया जाएगा, है ना आपके साथ। किसका है ये तुमको इंतजार में हूं ना, देख लो इधर तो एक बार मैं हूं ना, मैं हूं ना। लोग कहते हैं सर नंबर दे देते हो, फ़ोन उठाते नहीं हो और जवाब देते नहीं हो, बोलते हो मैं हूं ना। भाई फीस दे दिया करो, पूछ लिया करो, है ना। मैं कितनों को जवाब दूं बताओ, पूरे हिंदुस्तान से फ़ोन आते हैं, मैं खुद, मेरा दिमाग खाली हो जाता है, शाम तक मैं पागल हो चुका होता हूँ। मैं बोलता हूँ व्हाट्सएप पे मैसेज कर दो, डायरेक्ट कॉल मत करो। जो भी पूछें, जब मुझे बताने लगा होता है मैं बता भी देता हूँ फ्री में। ठीक है, जिसको कंसल्टेशन की जरूरत होती है उनको ये बोलता हूँ आप कंसल्ट कर लो। ठीक है, ऐसा नहीं है। तो जहाँ पे नहीं बताने लगा होता मैं चुप हो जाता हूँ। अब क्या बताऊँ, मेरा कॉन्डोम फट गया जी, और तेरा फटा भाई, मेरी क्यों जान खा रहा है, बंद करो। अब आते हैं ट्रोपोनिन टेस्ट पे। मैंने बोला ना 3+1 की स्कीम है, तो ये 3+1 मतलब 3 टेस्ट जो है, जो पहले बताए थे वो हार्ट के प्रिडिक्ट करते हैं पहले से ही, प्रिडिक्शन। लेकिन अगर हार्ट अटैक हो जाए तो क्या करें। तो कुछ पेशेंट में से पूछते हैं सर कोई ऐसा टेस्ट नहीं है। सर एक ट्रोपोनिन नाम का टेस्ट होता है, ट्रोपोनिन आई, ट्रोपोनिन टी। ठीक है, तो ये एक ब्लड टेस्ट है जो हार्ट अटैक को या हार्ट मसल डैमेज हुई है तो उसको बता सकता है। लेकिन ये जो है ना, ये 2 फॉर्म में टेस्ट होता है, एक तो होता है किट के द्वारा और एक होता है ब्लड टेस्ट जो लैब करती है। तो हम तो किट रखते हैं क्लिनिक पे क्योंकि हमारे पास लैब नहीं है, तो हमें फटाफट बताना होता है। तो 80 to 90% रिलायबल होता है ये वाला टेस्ट, तो हम तो क्लिनिक पे करके बता देते हैं कि इस पेशेंट को है। पर इसका मतलब ये नहीं कि नेगेटिव आ गया तो हो नहीं सकता, पॉजिटिव आ गया तो हो गई। थोड़ा बहुत नॉन फॉल्स नेगेटिव, फॉल्स पॉजिटिव आता है, लेकिन क्लिनिकली कोरिलेट अगर कर लो तो बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट है। अगर आप क्लिनिक पे करते हो, घर में भी रख सकते हो, रख लो किट ये वाली। 1 बूंद ब्लड की तो डालनी होती है इसके ऊपर, 1 बूंद ब्लड डाल, जैसे प्रेगनेंसी टेस्ट होता है उसमें आप यूरिन टेस्ट डालते हो 2 लाइनें आ जाती हैं, पॉजिटिव दिखाता है। इसमें आपकी अगर ब्लड डालने पे 2 लाइनें आ गई तो हार्ट अटैक हो गया। ठीक है, तो ये टेस्ट है। इसमें भी ट्रोपोनिन आई और ट्रोपोनिन टी होते हैं। ट्रोपोनिन आई सिर्फ बहुत स्पेसिफिक होता है हार्ट मसल के लिए, ट्रोपोनिन टी भी बहुत स्पेसिफिक है, हालांकि दूसरे अदर टिश्यू में भी पाया जाता है, लेकिन ये दोनों टेस्ट इंपॉर्टेंट है। कोई भी आप एक करा के देख सकते हैं। तो अगर कार्डियोमायोप, कई बार ये एंजाइना, अनस्टेबल एंजाइना में भी पॉजिटिव आ सकता है जहाँ पे लगातार एंजाइना चल रहा है, लेकिन हार्ट अटैक के लिए तो बहुत स्पेसिफिक है। तो ये मैंने टेस्ट बताना था कि ट्रोपोनिन आई, ट्रोपोनिन टी
हम तो अपने क्लिनिक पे रखते हैं क्योंकि मुझे बहुत हेल्प मिलती है इस टेस्ट से। क्योंकि जब पेशेंट, बहुत बार ऐसा होता है पेशेंट बहुत डाउट में होता है कि सर मुझे कुछ है तो नहीं, मुझे कुछ है तो नहीं, उसका ईसीजी कर लेते हैं, ईसीजी कहीं पर नॉर्मल भी आ जाता है, तो फिर क्या करें? फिर हमारे पास ट्रोपोनिन टी या ट्रोपोनिन आई बचता है टेस्ट। तो अब लैब में भेजूंगा तो उसकी रिपोर्ट और शाम को देगा, तब तक तो पेशेंट का बेड़ा गर्क हो जाएगा। तो एटलीस्ट कुछ हद तक 80% 90% तक तो हम ये पता लगा सकते हैं ना कि पेशेंट को है नहीं है। इसीलिए वो किट फॉर्म वाला जो टेस्ट है, जो किट आती है ना, एक स्ट्रिप आती है उसमें, जिसमें एक बूंद ब्लड की डालनी होती है, तो वो हम अपने क्लिनिक पे रखते हैं। और बस क्या बोलो, कुछ टेस्ट तो आपको अपने क्लिनिक पे रखने चाहिए जिससे आपको तुरंत मदद मिले। नहीं तो आप फिर पेशेंट को हॉस्पिटल भेज देते हो, हॉस्पिटल वाले तो सीधा एक ही काम करते हैं, भर्ती हो जा, भर्ती हो जा, भर्ती हो जा। फिर वो करेंगे एंजियोग्राफी करा लो, फिर ये करा लो, फिर वो करा लो, फिर ये मेरे स्टंट डाल दियो, मेरे तो कुछ था भी नहीं। यही बात है, होता है ऐसा कई बारी। मैंने तो देखा कई बारी ऐसे 50-60% पे भी स्टंट डाल दिया गया, कई लोगों को मैंने देखा है। हालांकि बहुत सारे जो जिनकी रेपुटेशन अच्छी है डॉक्टर्स की, वो ऐसा नहीं करते हैं, मैं सच बता रहा हूँ। लेकिन कुछ घटिया जगहों पे मैंने घटिया डॉक्टर्स को ऐसा काम करते देखा है। थैंक यू वेरी मच। और इतना ही बोलूँगा, कर्म किए जा फल की इच्छा मत कर इंसान, जैसा कर्म करेगा वैसा फल देगा भगवान, ये है गीता का ज्ञान, ये है गीता का ज्ञान। इसमें गाना कहाँ है? कर्म किए जा फल की इच्छा मत कर ए इंसान, जैसा कर्म करेगा वैसा फल देगा भगवान, ये है गीता का ज्ञान, ये है गीता का ज्ञान। जय जय शिव शंकर। ओए आज तो शिवरात्रि है। ओ जय जय शिव शंकर, कांटा लगे ना कंकर, ये प्याला तेरे नाम का पिया, मैं गिर जाऊंगी, मैं मर जाऊंगी। अबे इतना कोलेस्ट्रॉल छोले भटूरे खाओगे, तला हुआ खाओगे तो मरना ही है, बच के रहो। भांग ऊपर से और पी ली तुमने, वैसे ही गिर जाओगे, है ना। शिवरात्रि का मतलब ये नहीं होता कि भांग पियो, भांग पियो, भांग पियो। भाई भोले की पूजा करो सच्चे दिल से, भांग पी के नाली में गिरे पड़े होते हैं, इतना भी नहीं पता उनको। चलो, थैंक यू वेरी मच, शुक्रिया।